मैं देख के आया हूँ केरला स्टोरी। और मेरी ओपिनियन ये है इस फिल्म के बारे में कि ये एक नया भारतीय सिनेमा, एक ढंग से एक पैरेलल सिनेमा डेवलप हो रहा है जो जिसे डर नहीं लगता हमारे आसपास की कुछ कड़वी कहानियों को बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के हमारे सामने रख देने में। जब ये फ़िल्म ख़त्म हुई तो मैं ये देख रहा था गोवा के एक थिएटर में, और वहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारी लड़कियाँ भी आई हुई थी। और जैसी ये फ़िल्म ख़त्म हुई, मैंने अगर ठीक ठाक गिन लिया तो कम से कम 30-35 लड़कियों ने इधर उधर जो बैठी हुई थी थिएटर में, उन्होंने लगातार तालियां बजाईं कुछ 1 मिनट तक इस फिल्म के ख़त्म होने पर। मेरे लिए ये फ़िल्म दर्शकों के साथ कितना कनेक्ट कर रही है उसका ये सबसे बड़ा सबूत था। और एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, आमतौर पर मैं फ़िल्मों को फ़िल्मों की तरह ही जज करता हूँ और उसी तरह जज करूँगा, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि जैसे इस फिल्म का टीज़र और ट्रेलर आया, एक के बाद एक वो बीरबल छाप रिव्यूअर, ये हमारा अर्बन आईएएस बटालियन, ये सब के सब इस फिल्म के पीछे पड़ गए कि 32,000 का आंकड़ा कहाँ से आया। और फिल्म मेकर ने देखिए 32,000 का एकदम से 3 कर दिया है, मतलब कुछ घपला है, और इसको इतनी बुरी तरह से हमारे सामने पब्लिसाइज भी कर दिया गया। लेकिन एक तो जब मैंने फिल्म देखी, इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है उसको ये बीरबल छाप रिव्यूअर और ये अर्बन आईएसआई ब्रांड बटालियन, ये लोग इस क्लाइमैक्स को ध्यान से देखें। नीमा नाम का जो कैरेक्टर है लड़की का, वो पूरा एक मोनोलॉग टाइप पुलिस कमिश्नर के सामने एक स्पीच देती है जिसमें उसने इस सारी बातों का एक डिस्क्रिप्शन दिया है, राइट। और चलिए 32,000 नहीं है, 6,000 लड़कियां हैं, फिर बात डिस्काउंट हो गई, मुद्दा ख़त्म हो गया। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे लगी कि ये क्या मतलब, किस ढंग से हम इस फिल्म के पीछे पड़े हैं। और जब इस फिल्म को देखने के लिए फटाफट मैं अपने लिए खाना बना के भागने की तैयारी में था। हाँ, मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ यार, मैं थोड़ी ना मतलब किसी खान का असिस्टेंट हूँ कि बावर्ची हूँ। मैं खाना बना रहा था और खाना बनाते बनाते जो एक टीवी चैनल है उसका मैं डिबेट देख रहा था जिसमें विपुल शाह खुद आए थे। और उसमें आप जानते हैं विपुल शाह ने इतनी चौंकाने वाली बात बोली। उन्होंने कहा कि उन्होंने टीज़र ट्रेलर में जो 32,000 का जो आंकड़ा दिखाया वो उस पर आज भी खड़े हैं। हुआ ये कि किसी ने उनके इस प्लेटफॉर्म को, उनके इस वीडियो वगैरह को हैक किया, और वहाँ पे उस इंसान ने, वो या जो भी हैकर था, उसने उस 32,000 के नंबर को 3 किया, और बाकी लोगों ने उस सारी चीज़ों का स्क्रीनशॉट लेके हम सब के सामने ये प्रचार किया कि नहीं 32,000 का 3 कर दिया गया है। मेकर्स ने वापस उस 3 को 32,000 कर दिया है और वो उस बात पर आज भी खड़े हैं। गलत है, ऐसे ही है, उसके डिबेट में जाने की ज़रूरत नहीं। पॉइंट ये है कि कैसे एक खास फिल्म के पीछे हम इतना पड़ गए। और ये जो बीरबल छाप रिव्यूअर हैं, इनसे मैं फैसला पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर इतना ही हमें जोश है, इस अर्बन आईएएस बटालियन से पूछना चाहता हूँ कि अगर इतना ही जोश है कि हमें हर फिल्म को इतना रिसर्च और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करना है, तो हमारे पास फिल्में बनती हैं जहाँ दिखाया जाता है कि इंडियन जो जासूस है, जो एजेंट है इंडियन इंटेलिजेंस का, वो हमेशा किसी आईएसआई की लड़की को अपनी लुगाई या बेगम बना लेता है, और हमें जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि भाई वो बेचारी लड़की ना, मतलब मजबूरी में थी आईएसआई में। आपके पास इन लोगों ने कितना रिसर्च किया है कि मजबूरी में फंसाई हुई लेडीज़ एजेंट कितनी हैं आईएसआई के पास? ये वाला रिसर्च किया है क्या? एक फिल्म में तो बेशर्मी और ढिठाई की हद इस लेवल तक गई कि वो जो भी उस कैरेक्टर का नाम बाघ, चीता, टाइगर, भालू, वो मिलके एक आईएसआई की टीम के साथ जॉइंट टेरर ऑपरेशन कर रहा है। कितने बीरबल छाप और आईएसआईएस अर्बन बटालियन ने इस बात पे रिसर्च की है कि इंडिया की कितनी डिफेंस और इंटेलिजेंस टीम्स ने आईएसआई के साथ मिलके जॉइंट ऑपरेशंस किए हैं। तो मतलब रिसर्च हम वहीं कर रहे हैं जहाँ बहुत कंफर्टेबल है हम। यहाँ रिसर्च नहीं करोगे आप, क्योंकि अब ये जो सारा एक थोड़ा सा
हमारा डबल स्टैंडर्ड है और हमारी अनफेयरनेस है, कहीं ना कहीं हमने अपने आप को एक्सपोज किया। फिल्म का तो कुछ नहीं बिगड़ा, दर्शक टूट टूट के जा रहा है इस फिल्म को देखने। और मैं अभी देख रहा था, इस ओपनिंग ओपिनियन देने से पहले लगातार स्क्रीन्स बढ़ रही हैं। फॉर एग्जांपल गोवा में, जहां ये शायद 2 या 3 थिएटर में 10 स्क्रीन में थी, इस वक्त गोवा के 5 थिएटरों में और स्क्रीन काउंट कुछ 18 के आसपास है और सबकी टिकटें बिकनी चालू हो रही हैं। और एक बात, इस कड़वी सच्चाई के बारे में अगर आपको और भी ज़्यादा जानना है तो नेटफ्लिक्स पर कैलिफेट नाम का एक बहुत ही ज़बरदस्त डिटेल्ड सीरीज़ बनाया है नेटफ्लिक्स वालों ने, जिसमें स्वीडन बॉर्न लड़कियां कैसे ह्यूमन बॉम्बर तक बन गईं, अपने ही माँ बाप के ख़िलाफ़ खड़ी हो गईं, ये सारा कुछ दिखाया गया है उसमें। और इसके अलावा मैं ये भी एक चीज़, मुझे जो सबसे ज़्यादा हिलाया, जो मेरी ओपनिंग ओपिनियन है इस फिल्म के बारे में, एंड के क्रेडिट्स में ये लिखा हुआ आया कि जिन हैवानों ने ये दरिंदगी की उन लड़कियों के साथ, उनमें से कोई मज़े से आज भी अपेरेंटली केरला में पिज़्ज़ा बेच रहा है, कोई दुबई जाके बहुत सक्सेसफुल ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चला रहा है। तो एक सवाल ये भी उठता है कि ये सिस्टम क्या कर रहा है? ये जो सारा इतना सजग सिस्टम है मीडिया का, ये बड़े बड़े अर्बन ISIs इंटेलेक्चुअल्स का, ये सब क्या कर रहे थे? मतलब किसी ने कुछ इस मुद्दे को उठाया, देखा, मतलब कमाल है। मतलब आपको ये बात सबसे ज़्यादा हिलाएगी कि जिन लोगों ने ये सब किया उनका बाल भी बांका नहीं हुआ है। इस फिल्म की जो कहानी है वो है वो एक 3 लड़कियों को डायरेक्टर ने, बल्कि एक ढंग से देखा जाए तो 4 लड़कियां हैं, चौथी वो है जो इस सारे नेटवर्क की दलाल है या रोग एजेंट है, जो इन बाकी तीनों लड़कियों का ब्रेन वॉश करती है, जिससे वो कन्वर्ट होती हैं, फिर टेररिज्म के रास्ते पे जाती है, कोई बेचारी सुसाइड कर लेती है। तो ये सारी किसी के साथ बहुत ही दरिंदगी के लेवल का लगातार रेप होता है। तो ये 4 ये लड़कियां हैं जिनके ऊपर ये पूरी कहानी टिकी है। और ये कहानी है बेसिकली इन्हीं 3 लड़कियों के एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से केरल में पिछले कुछ सालों में ये भयानक हादसे हुए हैं, जहां लड़कियों को बहला फुसला के उनको अफ़गानिस्तान बॉर्डर, सीरिया, जहाँ भी वहाँ भेजा गया ताकि ये ISIs के लोगों की के लिए ह्यूमन बॉम्बर बन सके, शायद उनकी सेक्स स्लेव्स बन सकें, उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ बहुत बुरी तरह से। तो ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और जो कहानी है उसकी पूरी अप्रोच एकदम बोल्ड है। वो कहीं भी जो डायरेक्टर है ना, वो अच्छी बात यह है कि वो जोशीले और ठैं ठैं टैं टैं, वो उस टाइप का स्लो मोशन में कोई चल रहा है उस टाइप का उन्होंने कुछ नहीं किया, या कैमरा शॉट रिवॉल्व हो रहे हैं, वो रिवॉल्विंग कैमरा शॉट्स, वो सब कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे कॉन्वर्सेशनल चीज़ों के सहारे के, मतलब कैसे ये 4 लड़कियां डिनर खाने गई हैं, फिर धीरे धीरे इनके पास ये 2-3 चार्मिंग ऑपरेटिव्स, पढ़े लिखे लड़के इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, जो धीरे धीरे कभी इनको प्यार से, कभी इनको सिंपैथी देके, कभी इनको बरगला के, तो ये पूरी उनको कैसे कैसे अपने झांसे में लेते हैं। ये पूरा कैसे इन लड़कियों को ड्रग्स की आदत दी जाती है, तो ये पूरा इस कहानी में दिखाया गया है। और थोड़ा सा, जिसे मैं कहता हूँ ना, वो क्रिस्टोफर नोलन अप्रोच की स्टाइल की कहानी है, उस पर मैं स्क्रीन प्ले में आऊँगा। लेकिन एक ऐसी कहानी जो आपकी बिल्कुल आंखें खोल के रख देगी, एक ऐसी कहानी जो कहीं ना कहीं हम सबके लिए एक वार्निंग है कि हम अपने आसपास की लेडीज़, बच्चियों, इन लड़कियों को थोड़ा सा आगाह रखें, वो खुद भी आगाह हों, ध्यान से देखें कि जिससे मोहब्बत कर रही हैं वो मजनू है या मगरमच्छ। तो ये थोड़ा सा कहानी बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई है। और वही वाली बात कि ये एक नया भारतीय सिनेमा जन्म ले रहा है, जो मुद्दे को उसी ढंग से आपके सामने रख रहा है जैसा वो है। तो ये मेरा कहना है इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो एक बहुत ही मैच्योर अप्रोच लेता है।
आप अगर देखें उसमें एक बहुत ही इंटेलिजेंट फ्लो डेवलप किया गया है, वही क्रिस्टोफर नोलन स्टाइल का जो आजकल एक स्क्रीन प्ले कोई बहुत नई चीज़ भी नहीं है वो, जिसमें लगातार प्रेजेंट और फ्लैशबैक्स की एक मिक्सिंग करके कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। तो ये स्क्रीन प्ले इस ढंग से लिखा गया है कि जो अदा शर्मा का कैरेक्टर है शालिनी उन्नी कृष्णन का, जब इसे पकड़ लिया जाता है, फातिमा अब्बा है इसका कन्वर्टेड नाम, और इसका इंटरोगेशन कर रही हैं वो यूएस बेस्ड एजेंसीज़ कि तुम एक टेररिस्ट हो, तो वो अपना बैकग्राउंड स्टोरी सुनानी शुरू करती है। और वहाँ से स्क्रीन प्ले में इन तीनों लड़कियों की, चारों लड़कियों की, चौथी जो जैसे मैंने कहा जो रोग एजेंट होती है आसिफा, उसका, इन सब का इस स्क्रीन प्ले में धीरे धीरे इंट्रोडक्शन होता है। और बैक एंड फोर्थ अभी वो वापस उसी मूड में आ गई इंटरोगेशन रूम में, और फिर कुछ सवाल पूछा जा रहा है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन। तो स्क्रीन प्ले एक इंटरेस्टिंग ढंग से लिखा गया है। और जो मैंने कहा कि बीच में मतलब कहीं पर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं सब्जेक्ट में, तो कहीं पर भी स्क्रीन प्ले ना तो बोरिंग होता है, ना बहुत ओवर एक्साइटेड मोड में चला जाता है। तो ये इस फिल्म की एक और एडवांटेज है। स्क्रीन प्ले में अचानक झटके वाले सीन आते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के, आपको कटी हुई डेड बॉडीज़ दिखेंगी और कुछ बहुत ही ब्रूटल लड़कियों के साथ जो जो चीज़ें हो सकती हैं, उनका टॉर्चर, उनका रेप और भी चीज़ें, ये सारी स्क्रीन प्ले में एकदम झटके से आती हैं। और यही इस फिल्म की वो पूरी फ्रैंकनेस, बोल्ड अप्रोच को एकदम सामने लाता है। तो इस फिल्म का एक्चुअल हीरो अगर मैं बोलूँ तो इसका स्क्रीन, इस फिल्म का जो परफॉर्मेंसेस हैं, अदा शर्मा की तो परफॉर्मेंस के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि वो सेंट्रल कैरेक्टर हैं ही इस फिल्म की। और वो अगर हम उनको अगली स्मिता पाटिल भी ना माने तो भी वो एक बहुत ही सिंसियर परफॉर्मर हैं 1920। और इसके अलावा वो एक विद्युत जम्वाल की Z-26 डिग्री ग्रेड सीरीज़ आती है ना कमांडो फिल्म्स की, उसमें वो एक हैदराबादी इंस्पेक्टर का रोल करती हैं। मैं सडनली नाम भूल रहा हूँ उस कैरेक्टर का। वो एक बहुत अच्छी, उस सीरीज़ में जो एक रिलीफ है दैट इज़ अदा शर्मा। और इस फिल्म में उन्हें शायद उनके करियर में पहली बार या 1920 के बाद पहली बार कुछ सिग्निफिकेंट रोल मिला है और उन्होंने इसको बहुत सिंसियरिटी से किया। लेकिन मेरे लिए जो शो स्टॉपर परफॉर्मेंस रही इस फिल्म में, वो है नीबा नाम की उस क्रिश्चियन कैथोलिक लड़की की, जो क्लाइमैक्स में जो मोनोलॉग बोलती है, जिसके साथ ये मल्टीपल गैंग रेप्स हुए हैं, मल्टीपल गैंग रेप्स तो उसने जो अपनी तकलीफ़ और इन सारी लड़कियों की तकलीफ़ का वो एक आउटबर्स्ट जैसा करती है रोते रोते कमिश्नर के सामने। वो अगर शायद घड़ी लगा के आप देखो तो शायद 3 मिनट का सीन है। वो लड़की हिला के चली गई, मतलब आपकी अंतरात्मा को हिला के चली जाएगी वो। और वो जो परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्मेंस, और मैं नाम याद करने की कोशिश कर रहा हूँ उस कैरेक्टर का, योगिता बिहानी ने ये जो परफॉर्मेंस दी है वो इस फिल्म की शो स्टॉपर परफॉर्मेंस है। उसके अलावा अगर मैं नाम ठीक से बोल रहा हूँ तो सिद्धि इदनानी, सोनिया बालानी जिन्होंने आसिफा का रोल किया है, ये जो चारों लड़कियां हैं, डायरेक्टर ने अच्छी परफॉर्मेंस निकाली है इन चारों से। बाकी 3 लड़कियों की तरफ आपको ज़बरदस्त सिंपैथी होती है, आसिफा के कैरेक्टर से आपको ज़बरदस्त चिढ़ होती है, मतलब इतनी कमीनी वो घिसी हुई परफॉर्मेंस एकदम अंडररेटेड रखी है उन्होंने, मतलब थप्पड़ मारने का मन करता है, बट दैट इज़ द विक्ट्री ऑफ हर परफॉर्मेंस। तो इवन जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, जैसे शालिनी टर्न्ड फातिमा का जो हस्बैंड है, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ये 2 घिसे हुए कमीने जो उन लड़कियों को फंसाते हैं, एक डॉक्टर रमीज़ का रोल और एक आई थिंक मुजीब, उन दोनों एक्टर्स के नाम मैं एकदम से स्लिप कर रहा हूँ। बहुत मतलब छोटे छोटे एक्टर्स ने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है। स्टैंड आउट परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी, दैट इज़ अनदर हाईलाइट। डायरेक्शन के बारे में मैं क्या कहूँ, देखिए बड़े आराम से ना ऐसी फिल्में जिंगोइस्टिक हो जाती हैं, बहुत हाई वोल्टेज में चली जाती हैं, और मैं कहता हूँ कि जिंगोइस्टिक फिल्म से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना।
अगर आप ऐसी फिल्में बना सकते हो जिनमें रस्सी से 2 हेलीकॉप्टर पकड़ रहा है आदमी, तो फिर जिंगोइस्टिक फिल्म से भी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन द पॉइंट इज़, और यहाँ मैं डायरेक्टर सुदीप्तो सेन की बहुत तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने कंट्रोल में रखा इस चीज़ को। उन्होंने कहीं भी इस फिल्म को प्रोवोकेटिव और ऐसी फिल्म नहीं बनने दिया जो भड़काऊ फिल्म की कैटेगरी में आ जाए। हाँ, बात को सीधे सच्चे जैसा हुआ वैसे दिखाने से कोई भड़कता है तो फिर वो तो उसी इंसान की प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ जो मैंने शुरुआत में कहा ओपिनियन में, बिना किसी के प्रॉम्प्ट के, बिना किसी के कहे, छोटी सी फिल्म, ना कोई फिल्म स्टार, ना कोई बड़ा प्रमोशन, अगर दर्शक ताली बजाने लगे अपने आप, मुझे लगता है डायरेक्टर सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन को सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो गोवा के उस आइनॉक्स थिएटर के उस शो में मैंने लाइव होते हुए देख लिया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर गलती से भी वो मेरा रिव्यू देख लें, उन तक ये बात पहुँचे। उन्होंने बहुत ही अच्छा बैलेंस डायरेक्शन किया, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंसेस, सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। लगातार जो इस फिल्म के शो बढ़ रहे हैं और जो दर्शकों में इस फिल्म को देखने की उत्सुकता बढ़ रही है, इसका क्रेडिट उन्हें जाता है। और मेरी तरफ से सबसे बड़ा क्रेडिट कि इस नए उभरते ईमानदार भारतीय सिनेमा को एक और अच्छी फिल्म देने का क्रेडिट उन्हें जाता है। तो